एक बार जो सुपरस्टार होता है वो हमेशा सुपरस्टार ही रहता है, लेकिन ये सुपरस्टार अब हमारे बीच में नहीं है। कल सुबह अंतिम संस्कार किया जाएगा राजेश खन्ना का। इस बीच हम आपको मुंबई लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हुसैन इस वक्त उनके घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, तांता लग गया होगा अब तक तो उनके इंडस्ट्री में कलीग्स का, उनके चाहने वालों का घर पर। देखिए ऋतुल, अनाउंसमेंट चूंकि अभी आया है कुछ वक्त पहले, तो जाहिर है इस वक्त जो उनके जो दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री से खासकर जो ताल्लुक रखते हैं वो अपने अपने घरों से निकल चुके हैं ताकि जल्दी से जल्दी अपने दोस्त के आखिरी दर्शन के लिए। और इस वक्त खबर यह है कि अंतिम क्रिया जो है वो कल होगी 11 बजे, और बस कुछ ही देर में अक्षय कुमार जो कि राजेश खन्ना साहब के दामाद हैं वो कुछ ही देर में खुद बाहर आएंगे और आकर के वो एक प्रेस रिलीज जारी करेंगे। ये फिलहाल खबरें हैं ऋतुल। जी सिद्धार्थ, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अभी तक कौन कौन आया है? आप कह रहे हैं कि लोगों को अभी पता चलना शुरू हुआ है, लेकिन कोई खास दोस्त या लोग जो पहले से मौजूद थे या जो अब खबर लगते ही आ गए हों? बिल्कुल, जो उनके जो जितने भी जो खास दोस्त अहबाब हैं वो अंदर मौजूद हैं। अक्षय कुमार उनके दामाद हैं वो मौजूद हैं, बेटियां उनकी मौजूद हैं, और जैसे कि जो उनके दोस्त हैं वो रास्ते में हैं। फिलहाल अभी मैं अगर दिखाना चाहूंगा आपको तो फिलहाल किसी सितारे की यहाँ पे का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन चूंकि बाहर देख के अंदाजा लगाया सकता है कि पुलिस के साथ जो बाकी के जो लोग खड़े हैं वो फैमिली के लोग हैं, जो शायद जो नामचीन चेहरे नहीं है, लेकिन राजेश खन्ना साहब के बेहद नजदीक हैं। जी सिद्धार्थ, हम दोबारा लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त हम रुक करना चाहेंगे हमारे सहयोगी सुमित का, जो बहुत लंबे अरसे से उनके बहुत करीबी दोस्त रहे। सुमित, आपके साथ वो दुनिया जहान की बातें करते थे, राजनीति से लेकर फिल्मों तक। तो कभी अपनी पसंद नापसंद के बारे में उन्होंने बताया? क्योंकि इतने सारे उनके सुपरहिट गाने थे, उनके पर्सनल फेवरेट्स कौन कौन से थे? तो गाने तो कई थे, लेकिन हमेशा वो शाम ढलने पे एक गाना जरूर गाते हुए, गुनगुनाते हुए मिलते थे। वो गाना था आनंद फिल्म का, और उसके लिरिक्स थे कहीं दूर जब दिन ढल जाए। जी, ये राजेश खन्ना को हमेशा जब सूरज ढलने लगता था और ये गाना गाते हुए मैंने कई बार पाया। और बाकी तो उनके गाने, जी हाँ, और उनके गाने वाकई कई बार तो लोगों को उनकी फिल्मों से ज्यादा उनके गाने याद रह जाते थे। उनका जो किशोर कुमार का साथ था वो भी। खैर, हमारे साथ अनीस बाज़मी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनके पास हम आपको सीधे लिए चलते हैं। अनीस, एक जनरेशन ऐसा लगता है कि जो राजेश खन्ना की फिल्में देखकर, गाने सुनकर बड़ी हुई थी, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस जिसकी आप कभी शायद भरपाई नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जनरेशन का नहीं लॉस है, बल्कि मुझे लगता है सारे लोगों, हर जनरेशन का लॉस है, क्योंकि पहले जो लोग इनकी फिल्में देखते थे, आज भी जो लोग वही फिल्में टीवी पे आती है देखते हैं, तो सबको पता है कि कितने बड़े सुपरस्टार थे। एंड मैंने उनकी फिल्म लिखी थी स्वर्ग। मुझे लगता है मेरी जिंदगी के वो 2 साल जो है वो बहुत ही कमाल गुजरे हैं। मैं काका जी के बहुत नजदीक था, हम लोग तकरीबन रोज मिलते थे, बहुत सारा वक्त साथ गुजारते थे। एंड मुझे लगता है वो बहुत ही रॉयल किस्म के इंसान थे, और इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत, और मैं तो खैर बहुत उम्र था, फिर भी जो उन्होंने प्यार मोहब्बत दिया है वो मुझे लगता है मैं सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। और ये जो लॉस हुआ है ये मुझे नहीं लगता है किसी कभी भी भरपाई हो सकती। अनीस, आप कह रहे हैं रोज लगभग आपकी मुलाकात काका से होती थी। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा किस्सा जिसको आप हमेशा याद रखेंगे? देखिए, उनको शेर व शायरी का बहुत शौक था, और शाम को जब हम लोग बैठते थे तो पता ही नहीं लगता था कि रात के 2 कब बजते थे, 3 कब बजते थे। मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी थी, जिसके साथ बैठने से आपको पता ही नहीं लगता था कि वक्त को पर लग गए हैं, उड़ जाता था वक्त। एंड ऐसी हजारों चीजें हैं जो मुझे सारी जिंदगी उनकी याद आती रहेगी। एंड स्वर्ग में जो तकरीबन देखा जाए तो एक तरह से उनकी आखिरी चंद फिल्मों में से थी, बहुत ही उम्दा काम किया था उन्होंने। और मुझे सच बताऊं, लफ्ज नहीं मिल रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, अजीब हो रहा है मुझे। आज इतनी ये बुरी खबर सुनी है मैंने कि मुझे बहुत दुख हो रहा है। जी, शुक्रिया अनीस हमसे बातचीत इस वक्त करने के लिए। तो तमाम लोग जिनसे हमारी बात हो रही है इंडस्ट्री में, उनके साथी, उनके जूनियर्स, उनके सीनियर्स, या फिर उनके साथ जो लोग काम कर चुके हैं, सबकी जबान पर एक ही बात है कि राजेश खन्ना जैसा ना पहले कभी हुआ था और ना ही कोई होगा। इस वक्त हमारे साथ गायक मीका फोन लाइन पर हैं। मीका, हालांकि आप
आप देखा जाए तो आप उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन तमाम वो लोग जो उनके किस्से सुनकर बड़े हुए या फिर उनकी फिल्में देख के बड़े हुए, उनमें आप जरूर शामिल होंगे। तो आपके लिए भी ये एक बहुत दुख की घड़ी है। बिल्कुल ही, हमने मतलब बचपन से उन्हीं को देखा है। आई थिंक मेरी नजर में वो रियल एक सुपरस्टार थे और उनकी फैन फॉलोइंग तो बहुत ही ज्यादा थी। और मूवीज जो भी उन्होंने अभी तक करी है, एक से एक कमाल मूवी करी है, जिनमें से मेरी फेवरेट आनंद ही रंग रही है एंड नमक हराम, जिसमें बहुत सारे अच्छे गाने, हम मतलब किशोर दा के जितने गाने थे ज्यादातर राजेश खन्ना के ऊपर ही पिक्चराए जाते थे। एंड मैं नहीं सोचता कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। मेरे हिसाब से जो लेजेंड्स हैं वो कभी भी मरते नहीं है, वो आज भी हमारी दिलों में रहेंगे, वो अमर रहेंगे। उनकी एक लाइन मैं आपको गुनगुना के सुनाता हूँ, जो मेरे बहुत ही हर बारी मैं वो गाना गाता था जी। ओ चला जाऊं कहीं छोड़ के मैं तेरा ये शहर, हाँ चला जाऊं कहीं छोड़ के मैं तेरा ये शहर, ना तो यहाँ अमृत मिले पीने को ना जहर, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। इतने गाने उनके हैं जो किशोर दा ने बहुत अच्छे तरीके से गाए हैं एंड सारी मूवीज हम देखते आए हैं शुरू से लेकर अभी तक। और मुझे सिर्फ 2 बार ही उनके साथ मिलने का मौका मिला एंड इतने प्यार से वो मिले। पंजाबी में बोले होर मिक्का तरह की आ रहा है, बहुत सारे अच्छे गाने हैं। तो आई थिंक वो अमर हो गए हैं एंड हमारे दिलों में बसते रहेंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में निवास दे और उनकी पूरी फैमिली को ये दुख बड़ी घड़ी सहने का मौका दे। शुक्रिया मीका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाकई मीका जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भले ही वो हमारे बीच ना रहे हों, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, हिंदी फिल्मों के इतिहास में, अपने गानों में, अपनी अदाकारी में, फिल्मों में राजेश खन्ना एक ऐसी जगह बना चुके हैं और एक ऐसा स्थान पा चुके हैं कि ना तो वहां कोई उन्हें हटा पाएगा वहां से और ना ही हटा सकना मुमकिन भी है। हमारे साथ सुमित लगातार जुड़े हुए हैं, राजेश खन्ना के बहुत पुराने दोस्त और हमारे वरिष्ठ सहयोगी। सुमित, अभी सुन रहे थे अनीस बाज़मी को जो बार बार ये कह रहे थे कि शेरो शायरी का बहुत शौक रखते थे राजेश खन्ना। कभी आपके साथ भी महफिल जमी, क्या होता था जब वो बिल्कुल मूड में आ जाते थे शेरो शायरी के? बिल्कुल, महफिल तो कई बार जमती थी और देर तक चलती थी, लेकिन शेरो शायरी का जैसा बता रहे थे नहीं, वैसा नहीं था। कुछ लिमिटेड शेर थे जो उनको बहुत पसंद थे और वो अभी अप्सरा अवार्ड में हमने सुना भी कि ये भी एक दौर था और वो भी एक दौर था। और इस तरह से 1-2 और शेर थे, लेकिन वो मैंने आपको जैसे बताया कि सिर्फ 1-2 गाने गुनगुनाते थे या मूड में आते थे तो फिर अपने समय के दिलचस्प किस्से सुनाते थे, जिसमें मर्यादा का किस्सा था या और कई फिल्मों का किस्सा था। कोई और किस्सा सुमित जो आपको याद आ रहा हो, जिसके बारे में कभी ना लिखा गया ना पढ़ा किसी ने, लेकिन आपको उन्होंने बताया? इसके अलावा मैं अभी तो नहीं याद आ रहा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि राजेश खन्ना एक व्यक्तित्व, एक सुपरस्टार, एक जिंदा दिल। मैं सोच रहा था कि ये सुपरस्टार, काफी पैसे, काफी शोहरत। तो एक बार मैं बंबई जा रहा था और उनके साथ ही था, तो बॉम्बे एयरपोर्ट पे मुझे लगा कि राजेश खन्ना सुपरस्टार है तो उनके लिए एक लंबी सी गाड़ी आई होगी जिसमें बैठेंगे वो और मैं भी साथ में बैठूंगा। कभी अम्पाला में बैठने का मौका नहीं मिला था, लेकिन जब मैं सामने पोर्टिको में पहुंचा तो उन्होंने कहा आओ बैठो, और मेरे सामने एक गाड़ी थी, वो थी मारुति 800। तो मैंने राजेश खन्ना से कहा कि काका आप इतने सुपरस्टार और इतने बड़े पैसे वाले, आप ये क्या छोटी सी गाड़ी, बैठ जाओ अभी बाद में पता लगेगा। तो वहां से हम लोग खार गए, खार में गिरनार बिल्डिंग में उनके फ्लैट में, तो वहां पहुंचने में हमें करीब 1 घंटा लग गया। तो राजेश खन्ना ने कहा कि अब समझ में आया? मैंने कहा हाँ अब समझ में आया कि बड़ी गाड़ी बॉम्बे में रखने के लिए है, चलाने के लिए नहीं है, क्योंकि अगर बड़ी गाड़ी होती तो शायद हमको वो दूरी 2 घंटे में पूरी करने में भी कामयाबी नहीं मिलती। जी, अगर हम उनकी जाती जिंदगी की बात करें सुमित, तो पत्नी डिम्पल के साथ उनका अफेयर, शादी, फिर अलग हो जाना, ये तमाम चीजें बहुत इसके बारे में लिखा गया, बहुत सारी ये फिल्मी मैगजीन्स का हिस्सा भी बना। लेकिन उनकी बेटियों के साथ जो रिश्ता था ट्विंकल और रिंकी के साथ, उसके बारे में थोड़ा कम ही पता है, पिता के तौर पर लोग उनको कम जानते हैं। इसके बारे में क्या आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, डिम्पल जी से अलगाव तो हुआ, लेकिन आना जाना उनका हमेशा बना रहता था। सुमित,
हम आपको रोक रहे हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि इस फिल्म के राज कपूर फैंस ने नाम दिया था सुपरस्टार। एक ऐसा बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन इंसान, जिसने हमेशा अपने फैन के उस नाम की इज्जत रखी और कभी भी अपने आप को किसी ऐसे हरकत में, किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व नहीं किया। वो सुपरस्टार था, सुपरस्टार है, और जब तक फिल्म इंडस्ट्री रहेगी वो सुपरस्टार रहेगा, क्योंकि ये नाम उससे कोई नहीं ले सका। वो सिर्फ राजेश खन्ना का नाम था जो उसके फैंस ने उसको दिया था। काल के बेरहम हाथों ने आज उसको हम लोगों से छीन लिया है, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्में, उनकी अदाकारी आज भी आने वाले कल में भी बहुत सारी जनरेशन को इंस्पायर करेगी। सुमित हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। और सुमित, आप उनकी बेटियों के साथ उनके रिश्ते के बारे में बता रहे थे। राजेश खन्ना जी नहीं रहे हमारे अभिनय जी, बहुत बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। और हम उनके हेल्थ के बारे में रोज पढ़ते थे, वी वर फॉलोइंग हिज प्रोग्रेस वेयर हिज हेल्थ इज कंसर्न, and it was very very unfortunate. I can just say that Rajesh Khanna ji has been a legend. He was the original superstar for us. I mean, हम लोग जब बड़े हो रहे थे उनकी पिक्चरें देखते थे, we were great fans of his, and I think the word superstar began with him, and he'll always live on like that as a superstar. Thank you. Thank you. जी सुमित। सुमित इस वक्त हैं हमारे साथ स्टूडियो में और वो हमको बता रहे थे कि एक ऐसा पहलू उनकी जिंदगी का जिसके बारे में लोग जरा कम जानते थे। राजेश खन्ना एक पिता के तौर पर कैसे थे सुमित वो? राजेश खन्ना अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे और उनके लिए काफी कुछ वो एक पिता के नाते करना भी चाहते थे। मेरी मुलाकात हुई थी ट्विंकल से जब वो अपनी पहली फिल्म जान की शूटिंग के लिए शिमला जा रही थी और दिल्ली के कैसी लोधी स्टेट में आई थी। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि पापा के बारे में आप जानते हैं कि कई पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं और पापा से बहुत जुड़ाव है उन लोगों का। तो वो दोनों बेटियों से उनका काफी जुड़ाव था। और ये भी हमने सुना है कि सुमित जब आखिरी बार उन्होंने कैमरा फेस किया, एक एड के लिए उन्होंने किया और फिर जो पैसे मिले उससे उन्होंने रिंकी को एक कार खरीद के दी। वो मशहूर डायरेक्टर बाल्की के रिक्वेस्ट पे उन्होंने वो ऐड किया था और वो आईपीएल के लिए था वो ऐड। लेकिन उसी दौरान मैं रितुल आपको बताऊं कि काका का घर में गिरने से पैर में फ्रैक्चर हो गया और फ्रैक्चर के कारण वो बिस्तर पे पड़ गए। तो बाल्की को भी चिंता हुई क्योंकि वो शूट करना था और आईपीएल में ही दिखाना था। तो उन्होंने काका से कहा कि कैसे होगा, अब तो हो नहीं सकता है। तो काका अपने काम के प्रति इतने ईमानदार और इतने दृढ़ निश्चयी थे कि उन्होंने कहा कि मुझे नानावती हॉस्पिटल में ले चलो। और नानावती हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए, 4 दिन रहे। चौथे दिन वो निकले वहां से, प्रोटीन काफी ले ली और ग्लूकोज भी काफी लिया था। चौथे दिन निकले तो गाड़ी में उन्होंने खुद ही अपने पट्टी और प्लास्टर को फाड़ दिया और उसके बाद वो कैमरा का सामना करने के लिए बाल्की के पास बेंगलोर पहुंच गए। बाल्की को भी काफी अचरज हुआ कि ये कैसे हो गया। काका ने कहा जब कह दिया तो करना है और करना है तो कर दिया हूं। जी वाकई ये किस्सा बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है कि उन्होंने इतनी बीमारी की हालत में अपना लास्ट एड शूट किया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हुसैन भी मुंबई से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके इस वक्त पहुंच रहे हैं। आप हमें बता सकते हैं कि कौन कौन लोग आ चुके हैं इस वक्त उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने? रितुल, मुझे अभी मेरी नजर पड़ी थी तो अनिल धवन मुझे नजर आए थे। 70 के बड़े मशहूर एक्टर थे वो और राजेश खन्ना के बड़े अजीज दोस्तों में से भी थे। लेकिन अभी गोविंदा हुए और भी इंडस्ट्री के कई लोग हैं जो अभी रास्ते में हैं और गोविंदा से मेरी खुद बात हुई तो उनका कहना है कि मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। तो ऐसे कई लोग हैं जो अभी पहुंच रहे हैं रास्ते में और उम्मीद ये की जा रही है कि बस कुछ ही देर में यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री का पूरा जमावड़ा लगने वाला है। रितुल, इसके अलावा आप हमें बता सकते हैं वहां से कोई और अपडेट्स आपके पास हैं? जी रितुल, फिलहाल परिवार की तरफ से ये कहा गया है कि अक्षय कुमार खुद आएंगे और आकर के वो एक मैसेज जो है वो बताएंगे कि क्या आगे, किस तरह से आगे का कार्यक्रम होगा उसके बारे में। और उम्मीद ये की जा रही है अगले 10 से 15 मिनट के अंदर अक्षय कुमार आ सकते हैं। रितुल जी,
जी सिद्धार्थ, हमारे साथ स्टूडियो में सुमित भी जुड़े हुए हैं जो राजेश खन्ना की जिंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं पर रोशनी डाल रहे हैं जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि बहुत लंबी दोस्ती रही है सुमित की राजेश खन्ना के साथ। अब इसके अलावा आप जैसे बता रहे थे सुमित की दोस्ती के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे, पिता वो बहुत अच्छे थे, लेकिन इसके अलावा और क्या ऐसी चीज थी राजेश खन्ना में जो आपने देखी, जो आपने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक सुपरस्टार ऐसा हो सकता है? रितुल, एक पिक्चर देखी आई थी उनकी, स्वर्ग, उसमें सेवक की भूमिका, स्वर्ग नहीं अवतार थी वो, और उसमें सेवक की भूमिका सचिन ने निभाई थी। तो सेवक का उन्होंने बहुत ख्याल रखा था। मैं आपको बताऊं कि आज भी आशीर्वाद में जो उनका खाना बनाता है बाला, पिछले 40 साल से उनके साथ है, और उनके लिए जो दिल्ली भी आया और दिल्ली में भी उनके, तो अगर उसको एक बार उन्होंने बाला ने वफादारी दिखाई तो फिर उन्होंने भी पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से उसको अपने साथ जोड़े रखा। तो ये एक इंसान में उसके व्यक्तित्व के बारे में पता लगता है, इतना महान व्यक्ति। जी, लेकिन जब उन्होंने फिल्में छोड़ दी, राजनीति आके राजनीति को भी छोड़ दिया, उसके बाद एक ऐसा बहुत लंबा वक्त आया था सुमित जब वो जनता की नजरों से, फैंस की नजरों से, कैमरे की नजरों से भी दूर चले गए थे, लेकिन उस पूरे दौरान आप उनके साथ थे। आप हमें बता सकते हैं कि ये जो आखिर के साल थे राजेश खन्ना के, कैसे गुजरे? वो किस हाल में थे, वो क्या करते थे, और कैसे इस चीज के साथ इसको कहना चाहिए कि टू टर्म्स आते थे कि अब वो जमाना नहीं रहा जिस जमाने से वो गुजरे थे? रितुल, उस दौर में जो मैं कह सकता हूँ 96-97 से लेके और 2008 तक उन्होंने अपने को शराब में ही ज्यादा डुबो दिया था, और क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन था, राजनीति में भी नहीं थे, फिल्मों में भी नहीं आ रहे थे, तो वो शराब में और अपने दोस्तों के इर्द गिर्द ऐसे दोस्त जिनको पता था कि शाम 7 बजे काका के पास आ जाना है और फिर सुबह 3-4 बजे तक महफिल जमती थी वहाँ, तो वो शराब ने उनको डुबा दिया था। वो प्रेमनगर का वो गाना बार बार कई बार देखने को मिलता है, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, लेकिन वो नहीं छोड़ पाए, और जब छोड़ा तब तक काफी कुछ डैमेज हो चुका था। जी, लेकिन सुमित, जब जो बाद के साल थे, जब धीरे धीरे उनका जो स्टारडम था वो उतार पर आना शुरू हो गया था, उसके बीच में भी आप जो कह रहे हैं बात की फ्रस्ट्रेशन था, और शायद वो दिन दोबारा ना लौटा पाने की उनको एक कसक जरूर रही होगी, लेकिन एक चीज और थी काका के व्यक्तित्व में कि कभी उन्होंने बहुत ज्यादा कैरेक्टर रोल किए नहीं। आपने अवतार का एक फिल्म का नाम लिया, अगर हम उसे छोड़ दें या फिर 2-4 फिल्में छोड़ दें, तो जैसे कि एक ग्रेजुएशन होता है कि आप स्टार से फिर कैरेक्टर रोल में आ जाते हैं, उसके लिए भी वो तैयार नहीं हुए। क्या ये भी एक वजह थी कि वो बिल्कुल कट गए थे इंडस्ट्री से और उससे जुड़े लोगों से? कई बार उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा रोल अगर मिलेगा तो मैं करूंगा जिसमें दम मुझे दिखाई दे, वरना कोई ऐसे करने का फायदा नहीं है। और फिर वो कहते थे कि फिर इसके लिए तो मेरे पास जो अपना बिजनेस है मैं उसमें ज्यादा टाइम दे दूं तो वो ज्यादा अच्छा है, तो अपने काम को समय देते थे। और ये सारा उन्होंने अपना बिजनेस खार में गिरनार बिल्डिंग जैसे बताया था मैंने, उसमें उन्होंने कर रखा था, तो वो ज्यादा समय वही देते थे। जी, लेकिन बाल्की ने जब उनको कन्विंस किया कि वो आए और इतने साल के बाद कैमरा फेस करें और एक एड शूट करें, क्या कभी उसके बारे में उन्होंने बात की कि कैसे वो तैयार हो गए? क्योंकि बात में उन्होंने बिल्कुल मना करना शुरू कर दिया था किसी भी तरह की अपीयरेंस के लिए। बाल्की बड़े डायरेक्टर हैं, तो उनके प्रपोजल को राजेश खन्ना ने सुना और उनको लगा कि हाँ ये करना चाहिए, इसलिए वो तैयार हुए और उस स्थिति में तैयार हो गए जबकि पैर में चोट था, पैर की हड्डी टूटी हुई थी, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं मैं कर दूंगा, और इसलिए वो तैयार हो गए। अगर हम उनकी जाती जिंदगी की बात करें सुमित, करीब 11 साल का साथ रहा उनका डिम्पल के साथ, और फिर अलग हो गए थे दोनों, लेकिन बाद में हम देखते थे कि अक्सर कभी वो साथ भी दिख जाते थे। जब वो बहुत बीमार थे तो डिम्पल को हमने हमेशा उनके बगल में खड़े पाया। तो क्या बाद में ये जो शुरुआती दिनों की कड़वाहट थी या जो नाराजगियां थी वो दूर हो गई थी? क्या दोनों भले ही पहले जैसी मोहब्बत ना रही हो, लेकिन कम से कम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में बन गई थी? ये कड़वाहट कह सकते हैं जब वो राजनीति में आए उसके पहले ही खत्म हो गई थी, क्योंकि जब राजनीति में आए तो उनके लिए चुनाव प्रचार करना और उनके लिए यहाँ रह करके उनकी देखभाल करना ये सब डिम्पल ही कर रही थी, तो कहीं ये लगा नहीं। उसके बाद बेटियों का भी उनके पास आना जाना लगा था, तो परिवार से बिल्कुल कट गए थे या सब अलग हो गए थे, ऐसा कुछ था नहीं। जी, चलिए देखते हैं जयप्रदा इस वक्त क्या कह रही है। मुझे बहुत दुख हुआ है क्योंकि राजेश खन्ना जी के साथ मैंने कई फिल्मों में काम किया,
कई सक्सेसफुल फिल्मों में मैंने काम करी और उनके साथ कई महीने शूटिंग के दौरान उनके साथ रहने का मुझे मौका मिला है। और जब उनका तबीयत के बारे में मुझे जानकारी मिली तो मैं 3 दिन पहले मैं उनके घर जाने के लिए मैंने कोशिश की, घर भी पहुंची, लेकिन ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उनको नहीं मिल पाई। ये बहुत दुख की बात है। मैं ज्यादा दुलकर जी के साथ संपर्क में रही और हरदम उनके तबीयत के बारे में जानकारी ले रहे। राजेश खन्ना जी अपने जीवन में बहुत कुछ, जीवन में एक कलाकार के नाम पर जाना जाता है, बहुत उनके स्टारडम देखा है उन्होंने और इस देश के सारे जनता उनके फैंस रहे हैं। उनके कई फिल्मों में उनके जो किरदार, उनके जो भूमिका हमेशा लोगों के दिलों में रहेगा और राजेश खन्ना जी हमेशा अमर रहेंगे। और आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन हर दिलों में, हर फिल्म के राहुल पीछे आ गया ना, राहुल हल्का पीछे जो उनके भूमिका को देखने के बाद हमेशा राजेश खन्ना जी भले ही हमारे साथ शायर के रूप में हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके कला हमारे साथ है। और फिल्मों में खासतौर फिल्म्स में जो भारतीय कला, भारतीय फिल्म्स में उनके जो नाम और उनके जो फिल्म्स हमेशा जीवित रहेंगे। थैंक यू मैम। जो भी आता है, जो भी इस खबर को सुनता है, वो दुख में जरूर डूब जाता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि बीमार बहुत थे, लेकिन जब अस्पताल गए और इलाज करा के लौटे तो ऐसा लग रहा था कि शायद बीमारी को अब राजेश खन्ना पीछे छोड़ देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित, ये बात राजेश खन्ना को पता तो जरूर होगी कि शराब उनका कितना बड़ा नुकसान कर रही है, लेकिन इतना लंबा वक्त क्यों लग गया उन्हें? 2 साल पहले ही छोड़ पाए वो शराब को। अब ये तो जब इंडिकेशन मिलता है तभी आदमी कुछ चीजें छोड़ता है। जब तक वो अपने को स्वस्थ महसूस करता रहता है तो सोचता है कि अभी और चलने दो। लेकिन 2 साल पहले जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तब उनको बताया गया कि आपको शराब छोड़ देनी चाहिए और फिर उन्होंने बिल्कुल शराब छोड़ दी। सिगरेट लेकिन वो नहीं छोड़ पाए और वो आखिरी दम तक, आखिरी दिनों तक सिगरेट पीते रहे और इस वजह से कह सकते हैं कि उनको नुकसान और ऐसा नुकसान कि वो फिल्म इंडस्ट्री का ही नुकसान हो गया। खैर, बहुत सारे कॉन्डोलेंस मैसेजेस हैं जो ट्विटर पर भी आ रहे हैं। हम आपको बता देते हैं कौन कौन क्या कह रहा है। दलेर मेहंदी का कहना है कि काका हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। मधुर भंडारकर ने कहा है काका जैसा ना कोई था और ना ही कभी कोई होगा। फराह खान कहती है कि अपनी फिल्मों के जरिए अमर रहेंगे राजेश खन्ना। और अभी अभी एक ट्विटर मैसेज आया है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, जिनका कहना है कि राजेश खन्ना के जाने का दुख है, हमने एक अभिनेता और एक अच्छा इंसान खो दिया है। नरेंद्र मोदी ने भी, गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी राजेश खन्ना के जाने पर अफसोस जताया है। नेहा धूपिया कहती हैं कि राजेश खन्ना का जादू हमेशा कायम रहेगा। डेरेक ओब्रायन का कहना है कि वो क्लास बंक किया करते थे राजेश खन्ना की फिल्मों को देखने के लिए, और ऐसे तो आपको तमाम लोग मिल जाएंगे जो क्लासेस बंक कर करके राजेश खन्ना की फिल्में देखने जाया करते थे, क्योंकि जिस जमाने में राजेश खन्ना का सिक्का उछाल पर था, उनका सितारा चमका हुआ था, तब उनकी चमक के आगे कोई और टिक ही नहीं पाता था। इस कदर उन्होंने कामयाबी, दौलत और शोहरत बटोरी। ये वो तस्वीरें हैं जब राजेश खन्ना ने कदम रखा था राजनीति में। फिल्में हिट होना बंद हो गई थी। धीरे धीरे उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि कई और सितारे, जिनमें अमिताभ बच्चन का नाम सबसे आगे था, जो धीरे धीरे उनकी जगह इंडस्ट्री पर छाते जा रहे थे। और ऐसे में जब राजेश खन्ना ने फिल्मों में राजनीति में कदम रखा, एक नई पारी खेलने की उन्होंने शुरुआत की, तब भी ढेरों लोग उनके साथ जुड़े और उनके फैंस उन्हें देखने के लिए दूर दूर से आया करते थे। बेटी ट्विंकल और रिंकी और साथ ही साथ पत्नी डिंपल
उनके साथ प्रचार में हमेशा नजर आती थी। हमारे साथ सुमित है स्टूडियो में। सुमित, आपकी तो मुलाकात और दोस्ती ही राजेश खन्ना से तब हुई जब वो राजनीति में कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस दौर की कुछ बातें आप बताइए। रितुल राजनीति में कदम रखने के लिए वो आए थे और उसके पहले भी वो मतलब चुनाव प्रचार के लिए उनका इस्तेमाल करती थी कांग्रेस कई जगह पे प्रत्याशियों के लिए। तो बाद में ये हुआ कि आर.के. धवन जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा राजेश खन्ना को कि आप राजनीति में आ जाइए, और वो आए यहाँ राजनीति में। तो अपने साथ वो अपने सहयोग साथियों को लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे उनको राजनीतिक समझ के लिए ब्रिजमोहन भामा नाम के एक व्यक्ति को, जो आर.के. धवन के सेक्रेटरी थे, उनके साथ बुलाया गया। फिर वो भी कुछ दिन साथ रहे, उसके बाद दूसरे सेक्रेटरी आए और इस तरह से राजेश खन्ना फिर धीरे धीरे राजनीति में कदम जमाते चले गए। कुछ ऐसी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सुमित जो पहले कभी नहीं देखी। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, जिंदगी कैसी है पहेली। और एक ऐसी पहेली राजेश खन्ना के लिए भी जिंदगी बन के रही जिसमें उन्होंने कई गुत्थियां सुलझाई और कई में वो खुद उलझ कर रह गए। राजेश खन्ना एक ऐसे सुपरस्टार रहे जिन्होंने अपने आप को ऐसी बुलंदियों पर जाते देखा, वो ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पहले कोई पहुंचा नहीं था, और फिर धीरे धीरे उन्होंने करियर का वो दौर भी देखा जिसे उतार का दौर कहा जाता है। दूसरे लोगों को अपनी आंखों के आगे सुपरस्टार का ताज सर पर पहनते हुए राजेश खन्ना ने अपनी आंखों के सामने देखा। बीमार जब पड़े तो 7 जुलाई की देर रात अस्पताल से उनको निकाला गया था। उससे पहले उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। 2 हफ्तों तक वो वहीं रहे थे, लेकिन वापस आने के बाद 14 जुलाई को फिर से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। 16 जुलाई को दोबारा छुट्टी मिली और ठीक 2 दिन के बाद 18 तारीख को राजेश खन्ना सबको अलविदा कहकर चले गए। मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपने घर आशीर्वाद में ही अंतिम सांस ली राजेश खन्ना ने। पूरे परिवार की मौजूदगी में शायद इस बात का एहसास परिवार वालों को भी होने लग गया था कि अब दवाएं असर करना बंद कर रही हैं, दुआओं का ही सहारा है, और कितने दिन तक दुआएं उनकी सांसों में जान डालती रहेंगी ये किसी को भी नहीं पता था। इसीलिए सुबह से ही उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार घर में आने शुरू हो गए। सुमित, हम जब भी देखते हैं राजेश खन्ना को या उनके परिवार को, तो अक्षय जो उनके दामाद हैं, ट्विंकल के पति हैं, हमेशा उनके बगल में उन्हें खड़ा पाते हैं। कभी उन्होंने अक्षय कुमार से अपने रिश्ते के बारे में आपसे चर्चा की? क्योंकि ऐसा लगता है बहुत पसंद करते थे। देखिए रितुल, अक्षय कुमार को काफी मानते थे राजेश खन्ना, और उनके करीबी और उनके दोस्त भी बताते हैं कि अक्षय कुमार भी उनकी काफी सेवा करते थे। ट्विंकल खन्ना से शादी करने के बाद से वो अक्षय कुमार के ज्यादा करीब हो गए, और जब नाना बने तो अक्षय कुमार के और करीब हो गए। तो अक्षय कुमार को काफी वो मानते थे। जी, उनकी दूसरी बेटी फिल्म में बहुत ज्यादा चली नहीं रिंकी, और फिर वो बड़ी समझदारी से वो फिल्मों को अलविदा करके चली भी गई। तो कभी उसके करियर को लेकर उन्होंने कोई चिंता दिखाई या कुछ कहा कि टैलेंट था लड़की में लेकिन नहीं बढ़ पाई? कभी इस तरह की कोई बात नहीं, ऐसा कभी नहीं। वो चिंतित कभी नहीं हुए, और न कभी चिंतित किसी को मतलब होते हुए देखना चाहते थे। कभी किसी को देखते थे परेशानी में, वो मदद करते थे। तो वो न खुद चिंतित होते थे, ना किसी और को चिंतित होने देना चाहते थे। तो बेटी ने भी 2-3 फिल्में की, जिस देश में गंगा बहता है, और इस तरह एक और कोई फिल्म थी। उसके बाद उसने शादी करने का फैसला किया, और राजेश खन्ना ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, और वो शादी करके फिर कलकत्ता चली गई। तो कभी वो चिंतित नहीं दिखे। मुमताज के बारे में हम बहुत किस्से सुनते हैं सुमित, कि उनकी पड़ोसी हुआ करती थी और बड़ी अच्छी दोस्ती थी, और हर वक्त मुमताज और उनके बीच में, जिसको कहना चाहिए, वो चुगलबाजी होती रहती थी, टांग खींचने का सिलसिला जारी रहता था। आखिर तक भी क्या ये सिलसिला बरकरार रहा? देखिए, मुमताज फॉरेन में रहती हैं, विदेश में रहती हैं, तो जब उनको काका की बीमारी के बारे में पता लगा तो वो आई सीधे आशीर्वाद में और उनसे मिलने आई।
काफी देर तक वो बैठी और मुलाकात की उन्होंने बताया राजेश खन्ना को कि वो खुद भी कई तरह के ऑपरेशन और बीमारी से जूझ चुकी हैं और उन सबको उन्होंने हरा करके फिर से अपने को मजबूत किया। तो काफी देर बातचीत की और उनका हाल जाना। मुमताज के साथ संबंध उनके हमेशा अच्छे रहे। और ऐसा भी सुनते हैं सुमित की जो उनकी तमाम को स्टार्स थी, बहुत सारे लोगों के साथ उनकी हिट पेयरिंग हुई, शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी, मुमताज, लेकिन उनकी फेवरेट को स्टार हमेशा मुमताज रही। क्या ये सही बात है? जी बिल्कुल सही बात है। मुमताज के साथ और शर्मिला टैगोर, ये दो उनकी फेवरेट को स्टार शुरू से रही। और इसका जिक्र उन्होंने कई बार किया था। जब भी मैं पूछता था उनसे तो मैंने कहा कि आपने तो बीना तमान के साथ भी किया है, बीना मुनीम के साथ भी काम किया है और हेमा मालिनी के साथ भी। तो उनका कहना था कि हाँ, लेकिन जो वजह मुमताज के साथ आता था और शर्मिला टैगोर वो और लोगों के साथ जी। इसके अलावा अगर हम उनके को स्टार्स की बात करें, मतलब पुरुषों की बात करें, तो हीरोज में किनके साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी जो आखिर तक बनी रही? ऐसा कुछ मतलब खास नहीं था, लेकिन हाँ, विनोद खन्ना हो, राज बब्बर हो, जितेंद्र हो, सबके साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे। फिल्म इंडस्ट्री में सबके साथ संबंध अच्छे थे, लेकिन क्या था कि वो दोस्तों के लिए ज्यादा और अपने खास दोस्तों के लिए ज्यादा वक्त देते थे। तो वो फिल्म की शूटिंग के दौरान बस जितना समय दिया, लेकिन उसके बाद वो फिर अपनी जिंदगी जीते थे, अपना कमरा और अपने दोस्त, और फिर वो शाम 7 बजे से महफिल। जी, महफिलें बात तक भी जमती रही, दोस्त हमेशा साथ आते रहे। और इसीलिए जब राजेश खन्ना ने अपनी अंतिम सांस भी ली तो परिवार के खास लोग और दोस्तों के अलावा कम ही लोग थे, लेकिन जैसे ही खबर मिली लोगों की राजेश खन्ना अलविदा कहकर जा चुके हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री अब ऐसा लगता है एक ही दिशा में चल पड़ी है, एक ही तरफ रुख कर रही है, और वो है राजेश खन्ना का बंगला आशीर्वाद। आशीर्वाद से जुड़े भी कई किस्से हैं सुमित की। एक बार ये बताया जाता है कि जब उन्होंने बंगला खरीदा था तो रेनोवेशन का काम थोड़े टाइम के लिए रोकना पड़ा था, लेकिन फिर जब उनकी फिल्म हिट हुई हाथी मेरे साथी, तो उसके बाद उन्होंने बड़े ही जोर शोर से अपने तरीके से अपने बंगले को सजाया था। देखिए, उस बंगले को उन्होंने कुछ ऐसा है कि जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वाला जो एक बेडरूम बनाया उन्होंने अपना, वो एक शाही रॉयल बेडरूम कह सकते हैं, कि जिसमें उनका कहना था कि मैं जब सुबह उठूं तो मुझे सामने समुद्र दिखे और सूर्य उगता हुआ दिखे, और जब मैं रात को आंखें बंद करके सोना जाऊं तो मुझे ऊपर नीला आसमान दिखे और तारे दिखे। तो उन्होंने उस हिसाब से बनाया था। और नीचे कमरे 2 बेडरूम बनाए, एक बड़ा सा हॉल बनाया। खाने के चूंकि शौकीन बहुत ज्यादा थे, तो उनको अपने बेडरूम के पास उन्होंने किचन को जरूर बना रखा था, और किचन भी एक बहुत बड़ा किचन, जिसमें किचन का दरवाजा उनके बेडरूम में खुले ताकि वो ध्यान रखें कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। बेहद सादा खाना खाते थे, बेहद जो रूखी सूखी खाते थे, लेकिन 2-3 आइटम उनके खाने में और कम से कम एक नॉनवेज का आइटम हो, ये जरूर तय होता था, चाहे वो एक चीज सीखता। शौकीन आदमी थे, शौक से कभी उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज किया नहीं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं फोन लाइन पर मालिनी अवस्थी, जानी मानी भोजपुरी गायिका हैं वो। मालिनी जी, दुख भरी खबर आपने भी सुनी होगी, आपको भी जरूर बेहद धक्का लगा होगा, क्योंकि पूरे उनके फैंस इस वक्त ऐसा लगता है शौक की हालत में हैं। बिल्कुल ठीक है। दरअसल यहाँ तो आपने मेरा कलाकार के रूप में परिचय दिया, लेकिन मैं तो आपको इंटरव्यू एक फैन की से दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग बड़े हुए ही खाली उनको देखते हुए, फिल्में उनकी जो मतलब उस हमारा होता था जिनमें राजेश खन्ना जी हैं, गानों का भी मतलब वही था जिनमें राजेश खन्ना जी के ऊपर जो गाने पिक्चराइज थे। और एक बड़ी अजीब बात है, कभी कभी मुझे लगता है भगवान की बड़ी कृपा होती है तो एक स्टार जो कलाकार बनता है, लेकिन उनके ऊपर तो भगवान की अतीब प्रभु कृपा थी, क्योंकि खामोशी में यदि आप याद करें उन कलाकार को, उस आर्टिस्ट को जो एक मेंटल असाइलम में है, उनकी वो एक खामोशी और एक मासूमियत, साथ ही साथ अमर प्रेम में एक विवाहित लेकिन एक रसिक की जो उन्होंने एक भूमिका की, जो प्रेमी भी है लेकिन अमर प्रेम है उनका। और चाहे वो दुश्मन का किरदार हो या आपकी हक के साथ कितनी फिल्में एक समय वो एक दौर था, लेकिन मुझे लगता है आजकल के एक्टर्स इतनी कोशिश करते हैं, डांसिंग सीखते हैं, फाइट सीन सीखते हैं। उस जमाने में राजेश खन्ना जी ने सबसे पहले स्टाइल याद किया था उनका, वो तिरछी आंखों से देखना और आग पलक झपका देना, मुस्कुराना, सबसे बड़ी बात हर गाने को अपना बना लेना। मैं म्यूजिकल हूँ तो मैं तो हम मतलब कभी कभी ताज्जुब होता था कि एक रूप का मस्ताना आराधना में जो आराधना में
इट्स अ वेरी वेरी, आज के जमाने में, उस जमाने में भी कहूँगी, इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव फॉर्म। और उस गाने में जो उनका अभिनय है, वन टेक में पूरा गाना ओके हुआ था, या आप किसी भी अलग गाने को भी देख ले, चाहे आपका जय जय शिव शंकर की जो मस्ती है, आज जो रेफरेंस पॉइंट है कि मस्ती में कैसा गाना करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो कभी कभी हमेशा संसार में रहने के बाद एक लोगों को, शायद नए लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन राजेश खन्ना की बहुत हम लोगों के, मुझे लगता है शायद करिश्मेटिक एंड द ओरिजिनल फर्स्ट सुपरस्टार, आज भी उनकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। आज बच्चों के पास बड़ी चॉइसेस हैं किस एक्टर की फिल्म देखने जाएं। उस समय जब राजेश खन्ना जी की फिल्म लगती थी तो कोई चॉइस के नाम मतलब था ही नहीं जी, वो सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना जी थे। रोमांटिसिज्म और एक्टिंग और स्टाइल, इन तीनों का बहुत बहुत खूबसूरत संगम थे राजेश खन्ना जी, कमाल के। शुक्रिया मालिनी जी हमसे बात करने के लिए। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में सुमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित, राजनीति में हाथ भी जलाए थे उन्होंने जब वो नहीं रहे थे सांसद, तो क्या उसके बाद दोबारा उन्होंने एक सेकेंड इनिंग खेलने की कोशिश की, दोबारा वापस हाथ पांव मारने की कोशिश की, या मन भर गया था इतने में? नहीं रितुल, शायद कम लोगों को पता होगा कि जब वो सांसद नहीं रहे नई दिल्ली से और 81 लोधी स्टेट की कोठी उनको खाली करनी पड़ी, तो वो सरफरी विहार में, साउथ दिल्ली के सरफरी विहार में एक मकान में नीचे का फ्लोर पूरा लिया और वहां रह रहे थे। तो वहां पे कई बार वो वहां निकल करके मुझे फोन करते थे वहां से कि राज्यसभा में ट्राई करना चाहिए। तो मैंने सलाह दी कि आप ट्राई कीजिए और मेरी जो मदद होगी मैं कर दूंगा। तो वो राज्यसभा के लिए कोशिश की और जब राज्यसभा की सीट खाली हुई दिल्ली से, तो मैंने कई विधायकों को बुलाया एक जगह पे, राजेश खन्ना भी वहां बैठे, कई रणनीतियां तय हुई, लेकिन आखिर समय में फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तब उन्होंने राजनीति छोड़ने की तय कर दिया, राजनीति छोड़ने का। राजनीति छोड़ दी, फिल्मों से साथ धीरे धीरे छूटता गया, स्टारडम के वो दिन गुजर गए, लेकिन राजेश खन्ना का जो करिश्मा था या फिर जो उनका ऑरा था वो कभी टूटा नहीं। और आज जब वो हमारे बीच में नहीं है, तब हर फैन को वो दौर जरूर याद आ रहा है जब राजेश खन्ना का पर्दे पर आने का मतलब होता था कि लोग दीवाने हो जाएं, पागल हो जाएं। लड़कियां उन्हें अपने खून से खत लिखा करती थी, अक्सर उनकी फोटो से लोग शादी कर लिया करते थे, और कई बार तो ये भी कहा जाता है कि उनकी सफेद कार लाल हो जाती थी क्योंकि लिपस्टिक के इतने सारे निशान हो जाते थे। लड़कियां इस तरह से उनकी गाड़ी को चूम लेती थी कि कार पता ही नहीं चलता था कि किस रंग की गाड़ी वो हुआ करते थे। चलिए हम मुंबई चलते हैं, जहां से सर अक्षय कुमार इस वक्त पत्रकारों से बात करने के लिए बाहर आए हैं। बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ। नीचे बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, धक्का मत दो, बैठ जाओ। मैडम आराम से नीचे करो, एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाए, एक मिनट मयूर नहीं दे रहा, मयूर क्या कर रहे हो? हमको समझ में क्या नहीं जाएगा यार, आप हटिए, सुनिए। बाइक बात
एक मिनट रुको। चला ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजेश खन्ना के घर आशीर्वाद के बाहर की, जहां पर उनके दामाद अक्षय कुमार निकले तो थे बात करने के लिए, लेकिन जबरदस्त अफरा तफरी मची हुई थी। बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे और शायद हर कोई उनके मुंह से सुनना चाहता था कि हुआ क्या, आखिरी पलों को लोग जानना चाहते थे। लेकिन शायद भीड़ इतनी हो गई थी और अफरा तफरी इतनी मच गई थी कि अक्षय कुछ भी बोले बगैर चले गए हैं। वैसे आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि वो एक प्रेस रिलीज जारी करेंगे और जितने भी फैंस हैं राजेश खन्ना के उनसे मुखातिब जरूर होंगे, लेकिन फिलहाल वो अंदर जा चुके हैं और यहां पर तमाम लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं और साथ ही साथ मीडिया वालों का बड़ा जमावड़ा।